ठीक है। बेसिकली पहले हम ये बात करते हैं कि आपकी जैसे 2 बुक्स है तो उसमें से हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर इसलिए नहीं रहा, बेसिक है, ठीक है। आपको अगर जैसे ट्रायल या जिसे भी कहते हैं समझने के लिए एक ऐसा चैप्टर लेते हैं जो इंटरेस्टिंग भी है और 13 मार्क्स के अराउंड ये कैलकुलेट होगा आपका फर्स्ट टर्म के अंदर, ठीक है। अच्छा चैप्टर है। मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस करा था कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कौन सी बुक बेटा अपनी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है बच्चे। जिनका कुछ भी अगर मिस हो गया है तो लास्ट वीडियो देखें तो आपको ये सारी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप डली हुई है। वीडियो का मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ। वीडियो के अंदर ना आपके लिए और हेल्प क्या करी गई है, आपको वीडियो ओपन करके नहीं देखनी। जब आप वीडियो देखोगे ना तो जो उसका थंबनेल होता है वहीं पे टॉपिक भी लिखे हुए हैं मैंने नीचे ही, और जो उसके नीचे होती है हेडिंग उसके अंदर आपको मिल जाएगा। अगर फ्यूचर में आपको वीडियो देखनी है तो हर एक प्ले करने की जरूरत नहीं है, आप थंबनेल देखो, आपको जो टॉपिक पढ़ना है थंबनेल में ढूंढ के वही प्ले करो सीधा सीधा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स की, और माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने आपको बताया था 3 पार्ट्स में डिविजिबल है हमारी। एक है बेटा हमारा यहाँ पे कौन, कंज्यूमर, दूसरा है हमारा यहाँ पे प्रोड्यूसर, और तीसरी थी हमारी यहाँ पे मार्केट, ठीक है बच्चे। ये 3 स्टेज है हमारी इसके अंदर। कंज्यूमर हम सब जो चीजों को खरीदते बेचते हैं किसके लिए, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। प्रोड्यूसर जो इन चीजों को बनाता है। मार्केट वो जगह जहां पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर आपस में एक दूसरे को मिलते हैं, या हम कह सकते हैं जहां पे बायर और सेलर क्या करते हैं बेटा, चीजों को खरीदने और बेचने जाते हैं, वो जगह क्या कहलाती है, हमारी मार्केट कहलाती है। आज जो हम इसमें से पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा वो क्या है आपका, कंज्यूमर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने अभी क्या बोला, हम सब सारा दिन क्या करते हैं, मांग करते हैं। क्या करते हैं, डिमांड। समझ लो सारा दिन क्या होता है, सुबह से उठे मम्मी चाय बना दो, बिस्किट खाने हैं, ये कर दो वो कर दो, तो सारा दिन डिमांड करते हो नहीं करते हो। तो आज का बेटा जो हमारा टॉपिक भी रहने वाला है ना, उस टॉपिक का नाम है यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ डिमांड, या हम कह सकते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। क्या बोलेंगे हम इसको, थ्योरी ऑफ डिमांड। चैप्टर को नोट्स में से स्टार्ट करने से पहले हर चैप्टर का एक रूल बना लो। मैं बताना भूल जाऊं तो आपको पूछना है कि सर ये जो चैप्टर पढ़ा रहे हो ना ये है क्या। अब जैसे कि ये थ्योरी ऑफ डिमांड है तो आप कहोगे सर डिमांड ना ये तो हमें पता है, वही पूछने वाला हूं, बताओ क्या होता है ये टर्म डिमांड, क्या होता है। सारा दिन करते हो सुबह से लेकर रात तक, मम्मी पापा ये वो होता क्या है ये, किसी चीज की मांग, मेरी भी है आपकी भी है सबकी है मांग तो देखो अब यहाँ पे एक चीज और क्लियर करता हूँ। 2 तरीके के ना क्वेश्चंस होते हैं जो आप गलती भी करते हो। टीचर जब आपसे ये पूछता है बच्चे की डिफाइन डिमांड, तो आपको डिमांड की डेफिनेशन देनी है। अब जैसे बच्चे ने क्या करा, इसने मेरे को बताई डिमांड का मतलब मांग होता है, वो मुझे भी पता था, उसकी हिंदी मांग होती है वो तो मुझे भी पता है, लेकिन मैंने हिंदी तो पूछी नहीं, मैंने क्या पूछा, डिफाइन डिमांड। या बच्चा क्या करेगा, सर वो जो हम मम्मी को कहते हैं ना ये सामान ला के दे दो तो उसे मांग बोलते हैं। तो बेटा मैंने एग्जाम्पल तो मांगा ही नहीं, मैं तो अभी भी ये पूछ रहा हूँ मेरे को ये बताओ डिमांड होती क्या है। आप डिमांड नहीं बता रहे, या तो मेरे को एग्जाम्पल बता रहे हो या उसका हिंदी मतलब बता रहे हो। मुझे पता करना है भैया डिमांड क्या होती है, बताओ। कोशिश करो, गलत सही बात की बात है, बोलने की कोशिश करा करो बस बच्चे। क्या होती है बच्चे डिमांड, अपनी नीड के लिए कुछ जोमेटो से ऑर्डर करना, ये डिमांड होती है इनके हिसाब से, ठीक है। और डालो जोर, देखो अपनी डेली लाइफ में से है, निकल जाएगा आंसर, कोशिश करोगे तो बताओ। नहीं, चलो देखते हैं यहाँ पे। डिमांड को हम ऐसे समझते हैं, देखो ध्यान से सुनना इस चीज को। अब मान लो इंडिया के अंदर इस टाइम पे बेटा 140 करोड़ लोग हैं। कितने लोग हैं बेटा यहाँ पे, 140 करोड़ लोग हैं। तो एक बच्चा कहता है कि जो चीज सर हम खरीदना चाहते हैं ना वो हमारी मांग है। तो हम एक टर्म जोड़ लेते हैं कि डिमांड के अंदर सबसे पहली चीज आती है क्या, हमारी डिजायर। डिजायर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, सर हमारी इच्छा, यानी किसी चीज को अगर हमारी खरीदने की इच्छा है तो वो क्या कहलाती है, हमारी मांग कहलाती है। अब पहले इस डिजायर का आंसर दे रहा हूं मैं आपको। भैया हमारे यहाँ पे 140 करोड़ लोग हैं, अगर इन 140 करोड़ लोग की छोड़ दो, अभी हम प्रेजेंट के अंदर जितने भी हैं 50-60 जो भी लगा लो, हम लगा लेते हैं यहाँ, इनमें से ये पूछा जाए भैया किसको अपने घर के बाहर BMW ऑडी कार्स चाहिए, कौन मना करेगा, करेगा कोई, नहीं करेगा। यानी कि इच्छा सबकी है। ऐसे ही 140 करोड़ लोगों से भी पूछा जाएगा ना भैया BMW ऑडी मर्सिडीज चाहिए, हाँ जी चाहिए, तो इच्छा है।
तो अब इसका आंसर आप मेरे को करोगे क्या, अगर सारे के सारे ऑडी बीएमडब्ल्यू चाहते हैं तो इसका मतलब जो ऑडी बीएमडब्ल्यू गाड़ी बनाने वाली कंपनी है बच्चे, उसको 140 करोड़ गाड़ियां बना देनी चाहिए मार्केट के अंदर, तो ये सब खरीदना चाहते हैं। ऐसे करेगी कंपनी? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी ऐसा? वो क्या देखेगी? कंपनी के प्रोस्पेक्ट से सोचो, वो क्या देखेगी, किसकी बेस पे वो अपना प्रोडक्शन करेगी? बोलो भाई। मनी के बेस पे। इसका मतलब मैं बताता हूं सर, वो करेगी एबिलिटी टू पे। जो इन्होंने बोला सर किसकी बेस पे करेगी, वो मनी की बेस पे। तो यहां से डिमांड के दो टर्म निकल के आए कि सर पहला तो किसी चीज को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए सर, दूसरा उस चीज को खरीदने के लिए क्या होना चाहिए, मेरे पास पैसा भी होना चाहिए। चलो जी, अब आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी तो, लेकिन मैं कह रहा हूं ये अभी भी डिमांड नहीं है। क्यों नहीं है ये समझते हैं। एक बेटा बच्चा है छोटा सा, ठीक है, अब वो अपने पापा के साथ कहीं पे चला गया मेले के अंदर, वहां पे जाके उसने पापा से कहा भैया ये 20 रुपए का एक खिलौना है, ये मुझे चाहिए। ठीक है, तो वहां पे डिजायर भी है, पापा की पॉकेट में 20 रुपए भी है, यानी एबिलिटी टू पे भी है, लेकिन पापा का रिप्लाई ये आता है कि भाई मैं इस चीज पे ना फालतू के पैसे नहीं खर्च सकता, मैं नहीं दिलवा रहा, घर पे बहुत सारे पड़े हैं। तो पापा की ना तीसरी चीज मिसिंग है यहाँ पे। तीसरी चीज क्या है? वो चीज है बेटा यहाँ पे विलिंगनेस टू स्पेंड, यानी कि पापा इस चीज के ऊपर पैसा खर्चना नहीं चाहते। अब एक एग्जांपल, जिस भी एरिया में आप रह रहे हो, यहाँ पे आप ऑडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज कितनी देखते हो? कभी कभार रेयर दिख गई तो दिख गई, यही होता है ना। लेकिन आप मेरे को प्रैक्टिकली बताओ, इतने बड़े आप हो चुके हो, क्या हमारे एरिया में ऐसे लोग नहीं है जो ऑडी बीएमडब्ल्यू खरीद सकते हैं? बहुत सारे हैं। लेकिन क्या है, इच्छा भी करती होगी, पैसा भी है, लेकिन उनका मानना क्या है, भैया इन चीजों पे पैसा खर्चना उनके हिसाब से वेस्ट है, वो उनका मन नहीं है उस चीज पे खर्चने का, तो वो डिमांड नहीं कहलाती। डिमांड कब बनेगी? जब ये तीनों चीजें एक साथ पाई जाएंगी। दोबारा मैं जो बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना बेटा। जब ये तीनों चीजें एक साथ पाई जाएंगी, क्या साथ साथ बोलेंगे? पहली डिजायर, दूसरी एबिलिटी टू पे, तीसरा विलिंगनेस टू स्पेंड। जहां पे ये तीनों एक साथ मिल जाएंगी वो क्या बन जाएगी बेटा? मेरी डिजायर बन जाएगी, यानी मेरी डिमांड बन जाएगी। सीधा सा लॉजिक ये है यहाँ पे। क्लियर हुई डिमांड क्या होती है? चलो, अब इसी के साथ बेटा एक टर्म और ऐड होता है हमारा, फिर नोट्स पे आते हैं आपके। उस टर्म को बोला जाता है बेटा क्वांटिटी डिमांडेड। क्या बोला जाता है? क्वांटिटी डिमांडेड। अब सर ये क्वांटिटी डिमांडेड होती क्या है? ध्यान से सुनना। चलो आज अंजलि को भेजते हैं शॉपिंग पे। अंजलि बेटा गई जनरल स्टोर पे, ठीक है, इसने वहां पे जाके कहा कि भैया एक काम करो, मेरे को ना 100 रुपए किलो वाले बासमती चावल दे दो। तो यहां पे क्या हुआ? अंजलि जब वहां पे गई है, यानी उसकी इच्छा थी, तभी दुकान पे घूमने तो जाएगी नहीं, इच्छा है तभी लेने गई है, घर वालों ने भेजा है, पैसे होंगे तभी गई होगी। तो यानी ये तीनों चीजें वहां पे थी, यानी अंजलि की डिमांड तो थी। लेकिन अब इसी लाइन के अंदर अंजलि ने एक पॉइंट ऐड कर दिया बेटा, क्या कि सर भैया एक काम करो, मेरे को 100 रुपए किलो वाले ना 5 किलो चावल दे दो। कितने चावल दे दो? 5 किलो चावल दे दो। तो उसने अपनी डिमांड के साथ क्या ऐड कर दी बेटा? वहां पे क्वांटिटी ऐड कर दी। तो ये टर्म क्या बन गया मेरे लिए? अब क्वांटिटी डिमांडेड बन गया, यानी मांगी गई मात्रा। अगर सिर्फ मैं जाके कहता हूँ ये सामान दे दो, वो डिमांड है, उसके अंदर मैं क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ, तो वो क्या बन जाती है? मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कहलाती है। क्लियर है ये दोनों चीजें अच्छे से? ठीक है, चलिए अब आप ये चैप्टर पहली बार ही पढ़ रहे हो, मेरे हिसाब से पहली बार पढ़ के ही खत्म कर लेना, 11वीं को दोबारा रिपीट करना भी मत। अब एक इसी के अंदर ना नियम लागू होता है बेटा, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। 4 मार्क्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं बेटा, आप सबको पता है लॉ ऑफ डिमांड, कौन कौन एग्री करता है? सर पता है? कोई भी नहीं कर रहा, देखो मतलब मैं झूठा हूं। जब मैं कह रहा हूं आप सबको पता है तो पता है, कैसे मैं बताता हूं। अब आप मेरे को खुद बताओगे, देखो
बेटा एक है हमारे पास प्राइस और एक है मेरे पास क्वांटिटी डिमांडेड की मैं कितनी मात्रा खरीद रहा हूं। ठीक है, किसी को नहीं पता ना अभी तक, पक्का है ये? चलो, अगर बेटा मार्केट में किसी चीज के प्राइस बढ़ जाते हैं, मार्केट में अगर कोई चीज महंगी हो जाती है तो आप उसकी क्वांटिटी ज्यादा खरीदोगे या कम खरीदोगे? कम खरीदोगे। चलो जी। और अगर मार्केट के अंदर कोई चीज सस्ती हो जाती है, मार्केट में कोई चीज सस्ती हो जाती है तो आप उसे ज्यादा खरीदोगे या कम खरीदोगे? तो यही लॉ ऑफ डिमांड है। अभी तो कह रहे थे नहीं पता, पता है ना? तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि देयर इज अ नेगेटिव लिंक। नेगेटिव लिंक का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, मतलब एक बढ़ेगी दूसरी घटेगी, तो उसे बोला जाता है क्या? लॉ ऑफ डिमांड कहता है जब किसी चीज के प्राइस बढ़ेंगे तो उसकी डिमांड क्या होगी बेटा? कम होगी, और जब प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ेगी। देयर इज अ नेगेटिव लिंक बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, लेकिन इसमें एक टर्म आएगा क्या? अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अब यहां पे आपको एक 11th की ट्रिक बता देता हूं। बच्चों की ना कईयों की इंग्लिश बड़ी अच्छी होती है तो वो क्या कहते हैं, सर हम अपने आप बना के लिख लेंगे। ये बनाने की बड़ी अच्छी आदत है तुम्हारी, किसी को भी बना देते हो आज की डेट में तुम, ठीक है ना? सर हम अपने आप बना के लिख देंगे। अब बनाने में होता क्या है, टॉपर की कहानी बता रहा हूं। लॉ ऑफ डिमांड ना आज आपने स्टार्ट किया अप्रैल के अंदर, बेटा जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा कम से कम 100 बार रिपीट होगा क्लास के अंदर। हर चैप्टर में आने वाला है, ये घुस घुस के आएगा बीच बीच में। आपको ना ये रट जाएगा, सर लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? देयर इज अ नेगेटिव लिंक बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। लेकिन ये जो अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट है ना, ये शुरू के 1-2 महीने बोलोगे आप, तीसरे महीने से आप सब क्या बोल रहे होगे? सर लॉ ऑफ डिमांड, देयर इज अ नेगेटिव लिंक बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। यहां रुक जाओगे आप, और पेपर में भी क्या करोगे? ये टर्म नहीं लिख के आओगे। और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, आपको मिलेंगे 0 मार्क्स। अगर आपने ये अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट नहीं लिखा तो ये लॉ क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा इसको समझते हैं थोड़ा सा। कैसे? देखो, इसको ना एक एग्जांपल से समझो बेटा। अब सपोज करो बेटा यहां पे एक चीज है, उसके प्राइस हैं कितने? 1000 रुपए। तब आप उसकी क्वांटिटी कितनी खरीद रहे हो? 100। यहां तक क्लियर? लेकिन उस टाइम पे आपकी जो इनकम है वो कितनी है? 10,000 रुपए। कितनी है? 10,000 रुपए। अब इस चीज के प्राइस क्या हो गए बेटा? बढ़ गए। 1000 से कितने हो गए? ये 2000 हो गए। कितने हो गए? तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा है कि जब किसी चीज के प्राइस बढ़ेंगे तो सर आपने बताया कि उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यही कहा है ना मैंने। लेकिन बेटा अब आपकी इनकम यहां 10,000 से कितनी हो गई? अब डिमांड क्या होगी? आएगा चेंज कुछ डिमांड में? नहीं आएगा ना, क्योंकि आपकी इनकम भी बढ़ गई साथ साथ। तो अब आपके पास दिक्कत है नहीं, आपके पास पैसा है। तो यानी कि यही अदर फैक्टर्स में से एक फैक्टर बताया मैंने आपको, इनकम। यानी ये अपनी जगह क्या रहना चाहिए? आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर ये भी साथ साथ चेंज होगा तो आपका लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। समझ आया? तो ऐसे बहुत सारे 6 या 7 फैक्टर्स अभी हम पढ़ेंगे। एक एग्जांपल देके आपको समझाया कि अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इस डेफिनेशन के अंदर। तो जब भी डेफिनेशन लिखनी है तो ये जरूर लिखना है, पहली चीज। दूसरा, ये पूरी की पूरी यूनिट जो हमने पढ़नी है बेटा, ये कंज्यूमर्स के बन के पढ़नी है। क्या बन के पढ़नी है? कि सर मैं एक कंज्यूमर हूं, बाजार जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा, उसके हिसाब से आप इसको पढ़ो। आपको बिल्कुल ये कह रहा हूं, घर पे जाके इसे पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। जो 20 मिनट का है ना, वो भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, यहीं पे टिप्स पे हो जाएगी। आज लॉ ऑफ डिमांड मेरे ख्याल से सबको याद हो गया होगा कि सर लॉ ऑफ डिमांड ये होता है, डिमांड भी सबको याद हो गई होगी, है ना? तो ऐसी सारी चीजें यहीं पे याद करवाऊंगा, ध्यान से बस सुनना है आपने। देखिए, चैप्टर है बच्चे आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 4, थ्योरी ऑफ डिमांड। अभी हमने डिस्कस किया। सबसे पहले यहाँ पे आता है बेटा वही जो भी हम डिस्कस करके बैठे हैं, क्या? मीनिंग ऑफ डिमांड। देखो, अभी आपको मेरे तरीका क्या समझ आया पढ़ाने का, कि भैया हमें रटना नहीं है। पहली चीज, मैंने आपको सीधा पढ़ाया नहीं, पहले पहले आपको मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि जो आप पढ़ने जा रहे हो ना वो ये चीज है। ये हो गई आपकी बुकिश लैंग्वेज। इससे पहले जो हमने पढ़ा वो क्या है? एक तरीके से प्रैक्टिकल लैंग्वेज, कि भैया एक्चुअल में ये चीज थी क्या। तो पहले हमेशा ना हमें चीज के बारे में पता करना, रटना स्टार्ट नहीं करना बच्चे, ठीक है? देखो क्या लिखा है यहाँ पे, मीनिंग ऑफ डिमांड। कहता है जनरली डिमांड रेफर्स टू इफेक्टिव डिजायर ऑफ अ कंज्यूमर। कंबाइंड का मतलब किसके साथ मिलके? विद द एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू। यही चीज लिखवाई थी अभी, वो टुकड़ों में लिखवा दी थी, डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू
अकॉर्डिंग टू फर्गसन इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये डेफिनेशन लिखी। कहता है डिमांड रेफर्स टू एन ऑफर मेड बाय अ कस्टमर टू बाय डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइस फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम। एक निश्चित समय में कंज्यूमर के द्वारा अलग अलग प्राइस पे जब चीजें खरीदी जाती हैं तो उसको क्या बोला जाता है बेटा? डिमांड बोला जाता है। ठीक है, हमारे द्वारा अलग अलग प्राइस पे हम चीजें खरीदते हैं जाके मार्केट में, तो वो क्या कह रही है? हमने डिमांड करी है। अब जैसे कि टेबल बना हुआ है कि जब किसी चीज का प्राइस कितना है बेटा? 20 है, तो डिमांड कितनी हो रही है? जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या हो गई? कम हुई ना। प्राइस बढ़ा, डिमांड कम, प्राइस कम हुआ, डिमांड, यही बताया था अभी आपको। तो ये इसके बारे में यहाँ पे लिखा है क्या? द डिमांड शेड्यूल शोज above shows negative link between the price and the quantity demanded. The customer buy 40 kgs when the rice per kg is 20. जब 20 रुपए था तो वो 40 खरीदता है। On the other hand, when the price rises from 20 to 30, जब प्राइस 20 से 30 हुए तो उसकी डिमांड कम होकर कितनी हो गई? 20. He demand just 20 kgs. The phenomenon shown in a given demand schedule is well applied for the rational customer. Rational customer का मतलब क्या होता है? आम कंज्यूमर के लिए ये अप्लाई होता है, यानी कोई भी आप में से मेरे में से है ना, वो सब ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है बेटा आज का, यहीं पे पढ़ो इसको। कहता है डिफाइन क्वांटिटी डिमांडेड। कहता है क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू द दैट स्पेसिफिक क्वांटिटी, दैट स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी व्हिच अ कस्टमर बाय एट अ स्पेसिफिक प्राइस। एक निश्चित समय पे जो क्वांटिटी खरीदता है। फॉर एग्जांपल, नेहा बाय 5 kg ऑफ राइस एट 20 रुपीस पर केजी। नेहा ने कितने खरीदे बेटा? 5 kg राइस खरीदे 20 पर केजी पे। तो यहाँ पे 20 kg नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा क्या? नोट्स में भी ठीक कर लेना, ये 5 kg ऑफ राइस क्या होगा बेटा आपके यहाँ पे? क्वांटिटी डिमांडेड हो गई। कि आपने 5 किलो चावल मांगे हैं तो वो क्या होगा आपकी? एक तरीके से क्वांटिटी डिमांडेड कहलाएगी। क्लियर है? क्वांटिटी डिमांडेड पक्का? अब यहां से आपका बेटा बेसिकली ना शुरू होता है। इससे पहले हम आप कर देंगे अभी लॉ ऑफ डिमांड कर लेते हैं। इसके लिए हम ये देखो, एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड बच्चे अभी मैंने आपको क्या बताया था? द लॉ ऑफ डिमांड मेक्स इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। कौन सा रिलेशन होता है बेटा हमारा? इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है यहाँ पे नेगेटिव। किसके बीच में? प्राइस और डिमांड के बीच में। कीपिंग अदर थिंग कांस्टेंट, इस टर्म को मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ये क्या है बेटा? इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मिस मत करना। अकॉर्डिंग टू फर्गसन, रिलेशन नहीं है यहाँ पे, लो इसको चेंज करके रैशनल कंज्यूमर, यानी कि सामान्य कंज्यूमर क्या करता है यहाँ पे? रैशनल कंज्यूमर डिमांड मोर अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी एट लोअर प्राइस, कम प्राइस पे वो ज्यादा खरीदेगा, एंड लेस अमाउंट एट अ हायर प्राइस, अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये आपका एक टेबल है कि 10 रुपए पे उसने कितना डिमांड करा? 100 का। 5 रुपए पे कितना करा? 150 का। 15 रुपए पे कितना करा बेटा? ठीक है, अब आज की क्लास का हम सबसे पहले क्या बनाएंगे बेटा? यहाँ पे डायग्राम बनाना सीखेंगे। क्या बनाना सीखेंगे यहाँ पे हम? इसके अंदर डायग्राम। तो अब जरा ध्यान से आप देखेंगे बेटा, देखो एक यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड का डायग्राम बना के दिखा रहा हूं आपको। ये प्राइस है बेटा, यहाँ पे क्या है? हमारी क्वांटिटी डिमांड है। ठीक है, ध्यान से बस देखना है अभी आपने। 10 रुपए प्राइस पे मैं 100 क्वांटिटी खरीदता हूँ। जब प्राइस 5 हो जाते हैं तो मैं 200 क्वांटिटी खरीदता हूँ। जब प्राइस 15 हो जाते हैं तो मैं कितनी क्वांटिटी खरीदता हूँ? 50 खरीदता हूँ। लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल हो गया हमारा। अब ये डायग्राम बनता कैसे उसको समझेंगे हम यहाँ पे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले बेटा डायग्राम बनाने के लिए हमेशा की तरह आपको एक क्या चाहिए? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बिल्कुल ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ले लिया मान लो 0, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सी चीज नीचे आएगी, कौन सी चीज ऊपर आएगी, ये कैसे बताओगे आप मेरे को? कभी सोचा है? इतने साल हो गए आपको ये बनाते हुए, कभी आपने मैम से पूछने की कोशिश करी कि सर ये नीचे एक्स एक्सिस पे क्यों लिख रहे हो, या ये वाई एक्सिस पे क्यों लिख रहे हो, ऊपर नीचे क्यों नहीं कर देते इनको? पूछा है कभी?
क्या कोई रीजन होता होगा या बस जैसे मन कर रहा है कर दो चल जाएगा? बताओ। देखो रीजन होता है बेटा, हमें जब भी किसी चीज का डायग्राम बनाना है, चाहे आपने पास्ट में ही क्यों ना बनाए हो, हमें यहाँ पे देखना है कि क्वांटिटी का इंपैक्ट प्राइस पे पड़ रहा है या प्राइस का इंपैक्ट क्वांटिटी पे पड़ रहा है। पहले ये बताओ। प्राइस का क्वांटिटी ना, यानी प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी चेंज हो रही है, तो जो इफेक्ट पड़ता है जिसके ऊपर वो हमेशा नीचे आता है। इफेक्ट किस पे पड़ रहा है सर? हमारा क्वांटिटी पे पड़ रहा है, तो वो कहां पे आएगी? एक्स एक्सिस पे आएगी। किसकी वजह से इफेक्ट पड़ रहा है बेटा? हमारा प्राइस की वजह से पड़ रहा है। कहां पे आएगा आपका? वाई एक्सिस पे आएगा। ये आपको प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, नहीं बताते, ठीक है? रीजन पता होना चाहिए कि सर ये नीचे क्यों है एक्स एक्सिस पे और वो वाई एक्सिस पे क्यों है। क्लियर हो गई ये चीज? चलिए अब इसको प्रेजेंट कैसे करना है भैया? देखो प्राइस कितने हैं हमारे, लिख लेते हैं हम यहाँ पे 5, 10, 15। क्वांटिटी कितनी है? 50, 100, 150। ठीक है बेटा, 10 रुपए पे, यानी जब 10 रुपए प्राइस है तो आप कितनी क्वांटिटी मांग रहे हो वहां पे? 100। चलिए बनाते हैं। 10 रुपए प्राइस पे, यानी ये 10 रुपए प्राइस है, ये यहां पे गए हम कितनी क्वांटिटी मांग रहे हैं बेटा? 100। क्लियर है? 5 रुपए प्राइस पे आप कितनी क्वांटिटी मांगते हो? 200। तो 5 रुपए प्राइस ये रहा, 200 नहीं लिखा हमने, चलो पहले इसको 200 ही लिखते हैं यहाँ पे। तो यहां से हमने लिया और इसको हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, इसके बाद 15 रुपए पे कितने मांग रहा हूं मैं? 50। चलिए जी, 15 और 50। ठीक है, अब इन तीनों के एज पॉइंट दिख रहे हैं आपको बेटा यहाँ पे? ये पॉइंट्स दिख रहे हैं? इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए क्या करोगे आप? एक लाइन पास आउट कर दोगे ऐसे करके। ये जो लाइन है बेटा, ये आपकी क्या कहलाती है? डिमांड कर्व कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चे हमारी यहाँ पे? ये डिमांड कर्व बन जाता है। अब एक रूल और बता रहा हूं जो लाइफ टाइम काम आएगा, मतलब 11 12 तो छोड़ ही दो। किसी भी चीज का आप जब डायग्राम बनाते हो ना, अगर आपको ये चीज समझ आ गई कि ये बनता कैसे है, तो घबराहट होती है बच्चों को इकोनॉमिक्स में ना, सर डायग्राम बड़े हार्ड है, कैसे बनाएंगे, होगा नहीं। ठीक है, कैसे दूर होगी ये घबराहट? ये बताता हूँ। ये ऊपर से नीचे की तरफ आया बेटा, सिर्फ इस डायग्राम में नहीं, लाइफ टाइम जितने डायग्राम बनाओगे, जिस भी चीज में नेगेटिव लिंक होगा उसका डायग्राम हमेशा कैसा बनेगा? साफ बोल रहे हैं यहाँ पे, उसका डायग्राम बनेगा कैसा बेटा? हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। कैसा बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब है ऊपर से नीचे की तरफ ही आएगा, और जिसमें पॉजिटिव लिंक होगा उसका नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। वो भी बना के दिखाऊंगा मैं आपको। तो लॉ ऑफ डिमांड क्लियर, डायग्राम अच्छे से क्लियर। ठीक है, चलिए